Hello everyone, welcome to Vishnu Economic School. So in this video we are going to discuss exceptions to the rule no consideration no contract. अब इससे previous video में हमने 3 exceptions discuss कर लिए हैं और अब हम 4th exception से start करेंगे. So let's get started. तो अब 4th exception है completed gift. अब हम ऐसे एक्सेप्शंस डिस्कस कर रहे थे जिन केसेस में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बिना कंसिडरेशन के भी हो तो भी हम उसको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे. तो ऐसे ही कंप्लीटेड गिफ्ट का केस है. अब इस केस में क्या है, एज बिटवीन द डोनर एंड द डोनी ऑफ द गिफ्ट एनी गिफ्ट एक्चुअली मेड विल बी वैलिड एंड बाइंडिंग इवन दो विदाउट कंसिडरेशन. अब इस केस में जो उस गिफ्ट का डोनर है और जो डोनी है जिसको वो गिफ्ट मिल रहा है, तो अगर इन दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें डोनर को कोई भी कंसिडरेशन नहीं मिल रही है और वो बस डोनी को वो गिफ्ट जो है वो देना चाहता है बिना किसी कंसिडरेशन के, तो इस केस में हम इसको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे कि यहाँ पर डोनर को कोई भी कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है गिफ्ट देने के लिए डोनी को. और अगर डोनर ऐसा बोलता है कि वो गिफ्ट देना चाहता है किसी भी डोनी को, तो उस केस में फिर यहाँ पर डोनर बाइंडिंग हो जाएगा और ये कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा. अब इसमें एक कंडीशन है कि यहाँ पर जो गिफ्ट है वो कंप्लीटेड गिफ्ट होना चाहिए. अब कंप्लीटेड गिफ्ट कैसे हो सकता है कि यहाँ पर डोनर जो है वो डोनी को वो गिफ्ट जो है वो ट्रांसफ़र करना चाहता है और यहाँ पर वो डोनी जो है वो उस गिफ्ट को रिसीव कर लेता है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये एक कंप्लीटेड गिफ्ट है कि यहाँ पर वो जो गिफ्ट है वो डोनी ने रिसीव कर लिया है जो डोनर उसको देना चाहता था. तो इस केस में ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा विदाउट कंसिडरेशन भी. तो अब नेक्स्ट एक्सेप्शन देखते हैं जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी. अब हमने एजेंसी जो वर्ड है उसका मीनिंग प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया है. एजेंसी का मतलब होता है कि यहाँ पर दो लोगों के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है. अब वो दो लोग कौन हैं, एक होता है एजेंट और एक प्रिंसिपल. अब इन दोनों के बीच में जब एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप होता है तो इस केस के लिए इस रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए या फॉर्म करने के लिए किसी भी कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं होती. नो कंसिडरेशन इज़ नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी. अब अगर ये दोनों जो पार्टीज़ हैं ये एक एजेंसी फॉर्म करना चाहती हैं तो उस केस में ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर कोई कंसिडरेशन भी हो. इस एजेंसी को फॉर्म करने के लिए एजेंट या प्रिंसिपल को कोई कंसिडरेशन मिले तो इस केस में भी जो कॉन्ट्रैक्ट होगा इन दोनों के बीच में एक एजेंसी फॉर्म करने का, उसे हम एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे. तो इसीलिए ये एक एक्सेप्शंस है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट रूल के अगेंस्ट. तो अब 6th एक्सेप्शन है रेमिशन बाय द प्रोमिसी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस. अब इस केस में क्या हो रहा है, ये मेनली क्रेडिटर्स और डेटर रिलेशनशिप में यूज़ होता है. अब इसमें एक क्रेडिटर है, अ क्रेडिटर कैन अग्री टू गिव अप अ पार्ट ऑफ हिज क्लेम गेटिंग नो कंसिडरेशन फॉर सच एन अग्रीमेंट. अब इस केस में मान लेते हैं एक्स एंड वाई दो पार्टीज़ हैं और ये दोनों पार्टीज़ क्रेडिटर और डेटर रिलेशनशिप में है. तो यहाँ पर x जो है वो y का क्रेडिटर है और अब जो क्रेडिटर है मतलब x जो है वो ऐसा बोलता है कि लेट्स से y ने x से 5 लाख रुपीज़ लिए थे और अब उसे वो वापस करने हैं. तो अब x जो है वो क्या करता है, वो y से कहता है कि वो 5 लाख रुपीज़ के बदले अगर 4,50,000 रुपीज़ भी दे देगा तो भी वो उसको अलाउ कर देगा कि वो 5 लाख रुपीज़ के डेट के बदले वो सिर्फ 4,50,000 रुपीज़ भी उसको वापस दे दे, तो वो ऐसा भी कर सकता है. तो इस केस में जो एक्स है जो क्रेडिटर है उसने अपना कुछ पार्ट जो है डेट का वो छोड़ दिया वाई के ऊपर, उसने 50,000 रुपीज़ ऐसे ही छोड़ दिए. तो उस केस में जो एक क्रेडिटर है वो अग्री हो गया है कि वो अपने पार्ट का जो क्लेम है वो गिव अप कर दे. तो उसने 5 लाख रुपीज़ में से 50,000 रुपीज़ जो है वो गिव अप कर दिए कि वाई अगर उसको पे बैक नहीं भी करता है तो भी चलेगा. एक्स को कोई भी कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है, गेटिंग नो कंसिडरेशन फॉर सच एन अग्रीमेंट. वाई ने जो वो 50,000 रुपीज़ छोड़ दिए उसके लिए एक्स को कुछ मिल नहीं रहा है
तब भी हम इसको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट या एक अग्रीमेंट मानेंगे कि उसने वॉलंटरीली अपना पार्ट जो है वो गिव अप किया है और ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब वाई को 5 लाख रुपीज़ के बदले 4,50,000 रुपीज़ ही पे करने हैं। तो अब यहाँ पर ये वाला जो अमाउंट है इस पर एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया है कि वाई जो है वो एक्स को अब 5 लाख के बदले 4,50,000 रुपीज़ ही पे बैक करेगा। तो अब 7th एंड लास्ट एक्सेप्शन देखते हैं जो है कंट्रीब्यूशन टू चैरिटी। अब अगर ऐसा होता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर चैरिटी के बेसिस पर होता है कि एक पार्टी जो है वो चैरिटी कर रही है, तो उस केस में भी हम उसे मानेंगे कि वो नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट की एक्सेप्शन है कि चैरिटी करने के बदले में किसी भी पार्टी को कुछ मिलेगा नहीं रिटर्न में, लेकिन फिर भी वो ये कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है। तो इस केस में अ प्रॉमिस टू कंट्रीब्यूट टू चैरिटी दो ग्रेट्यूटस वुड बी एनफोर्सेबल। तो अब इस केस में अगर कोई पर्सन ऐसा बोलता है कि वो चैरिटी करना चाहता है, तो फिर भी हम उसको मानेंगे कि वो एनफोर्सेबल है। मतलब अगर वो मना करता है चैरिटी देने से तो हम उसको सू कर सकते हैं उस केस में। तो ऐसे ही इसी केस में एक लैंडमार्क केस लॉ है जो यहाँ पे पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, जो है केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद। अब इस केस में क्या होता है कि केदारनाथ जो हैं वो गौरी मोहम्मद के ऊपर केस फाइल करते हैं। तो अब वो ऐसा क्यों करते हैं वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे केदारनाथ जो हैं वो प्लेंटिफ होते हैं और गौरी मोहम्मद हैं डिफेंडेंट। और केदारनाथ जो हैं वो सेक्रेटरी होते हैं टाउन हॉल के, और जो गौरी मोहम्मद है वो उस टाउन हॉल की कंस्ट्रक्शन के लिए ₹100 का सब्सक्रिप्शन देते हैं। जब वो जो सब्सक्रिप्शन है गौरी मोहम्मद जैसे ही काफ़ी लोग उसको सब्सक्राइब कर लेते हैं और फिर उनके पास 26,000 रुपीज़ जो है वो कलेक्ट हो जाते हैं ऐसे ही 100 रुपीज़ के सब्सक्रिप्शन से। और उसके बाद केदारनाथ जो है उस टाउन हॉल की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते हैं और ये सब्सक्रिप्शन बढ़ के 40,000 रुपीज़ पहुँच जाता है। और वो अब इस 40,000 रुपीज़ को उस टाउन हॉल की कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर गौरी मोहम्मद ने जो सब्सक्रिप्शन लिया होता है 100 रुपीज़ का, वो बाद में वो केदारनाथ से वापस मांगते हैं। लेकिन केदारनाथ जो है वो कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट कर चुके होते हैं। जो सब्सक्राइबर होते हैं उनके फेथ के ऊपर कि वो मनी जो है वो पे कर चुके हैं। बाद में गौरी मोहम्मद जो है वो उनसे अपने 100 रुपीज़ वापस लेने के लिए आ जाते हैं कि उन्हें उस टाउन हॉल की कंस्ट्रक्शन से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो कोर्ट ऐसा बोलता है कि यहाँ पर गौरी मोहम्मद को पहले ही पता था कि वो टाउन हॉल की कंस्ट्रक्शन हो रही है और वो 100 रुपीज़ जो हैं वो एक चैरिटेबल पर्पज़ के लिए दे रहे हैं। तो इस केस में गौरी मोहम्मद जो है वो लायबल हैं कि वो 100 रुपीज़ पे करेंगे और उसे वापस नहीं मांगेंगे, क्योंकि यहाँ पर केदारनाथ ने सब्सक्राइबर्स के फेथ पर ही वो टाउन हॉल जो है उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करी थी और सबको पहले ही पता था कि वो जो सब्सक्रिप्शन है वो टाउन हॉल की कंस्ट्रक्शन के लिए ही है और सबने विलिंगली वो 100 रुपीज़ जो हैं वो केदारनाथ को दिए थे। तो फिर कोर्ट में जो डिफेंडेंट हैं गौरी मोहम्मद वो लायबल होते हैं। वो 100 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन जो है वो वापस नहीं मांग सकते। उनको पता था ऑलरेडी कि वो जो 100 रुपीज़ हैं वो चैरिटेबल पर्पज़ के लिए जा रहे हैं और यहाँ पर केदारनाथ जो है उनके फेवर में ये केस होता है। इसीलिए जब भी कोई कंट्रीब्यूशन टू चैरिटी होता है, यहाँ पर गौरी मोहम्मद ने वो कंट्रीब्यूशन जो दिया था 100 रुपीज़ का वो एक चैरिटी के लिए दिया था, चैरिटेबल पर्पज़ के लिए दिया था। इसीलिए यहाँ पर गौरी मोहम्मद ने वो जो 100 रुपीज़ दिए अब वो उसे वापस नहीं मांग सकते। तो अब ऐसा नहीं है कि गौरी मोहम्मद जो है वो 100 रुपीज़ के छोटे अमाउंट के लिए इतना फाइट कर रहे थे। एक्चुअली ये केस जो है वो 1886 का है, तो उस टाइम पर 100 रुपीज़ की वैल्यू बहुत हुआ करती थी। तो इसीलिए गौरी मोहम्मद के लिए वो जो 100 रुपीज़ हैं और इवन केदारनाथ के लिए भी वो 100 रुपीज़ जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते थे उस टाइम पर। सो विद दिस वी आर डन विद आवर एक्सेप्शंस टू द रूल नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, एंड ऑल्सो वी हैव completed the chapter consideration. So in the next video we will discuss important questions related to consideration. So that's it for this video. Thank you.